Hello, welcome to the class of Manata, and I am your mathematics teacher Shubhendu Das, and I am welcome you to this session. And today we will read about class 10 real number that we have already done 4 classes, so it will be class number 4, and it will be the final class for these real numbers. So, in the real number, first we need in the last class we read about the irrational numbers. So what is the irrational number? Irrational number is the number that you can't write in the form of p by q. That means you can't write in this form, or not a perfect square. The number, if it is not a perfect square, then the root of this number is called the irrational number. For example, root 2, root 3, these numbers are not a perfect square and you can't write in this form p by q, and it should be non-terminating and non-repeating decimal. Now here pi is also, and cube root of 5, cube root of 3, all these numbers comes under irrational number. Now first we need to prove that if it is irrational number or not. So first, coming to the proof number 1. First prove that आपको प्रूफ करना है कि रूट टू जो है irrational number है. So you have to prove that root 2 is an irrational number. So before doing this, you need to check that you can convert into simplest form. Then that means if it is possible, just do it in the form of p by q. If it is possible, let first assume that root 2 is rational number. We assuming that root 2 rational number है. अगर वो satisfy करेगा तो वो rational हो जाएगा, वरना उसको हम कहेंगे irrational number. So first हम assume कर लेते हैं root 2 is a rational number. So अगर ये rational number है, ये मान के हम चल रहे हैं, तो अगर ये rational number है तो आप इसको क्या कर सकते हो, p by q की फॉर्म में लिख सकते हो. Let you can write it as, सो p बाई q हमने बहुत देर तक लिखा, तो भी a बाई बी की फॉर्म में हम लिखेंगे. राइट इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी. a बाई बी की फॉर्म में हम, अगर ये रूट 2 जो है वो रैशनल है, तब हम इसे p बाई क्यू या फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं a बाई बी. दैट मीन्स न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पे क्या होना चाहिए, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. देन a एंड b क्या होना चाहिए, a एंड b आर द इंटीजर्स, और b जो डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए, एंड नो कॉमन फैक्टर शुड बी देयर, नो कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b अदर देन 1. एक हो सकता है, यानी नंबर 1 तो सभी का फैक्टर है, तो एक को छोड़ के किसी और नंबर हमें कॉमन फैक्टर के रूप में नहीं मिलेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को हम लिख सकते हैं a बटा की b की फॉर्म में. तो अगर इसको स्क्वायर करते हैं, सो अगर हम इसे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को अगर स्क्वायर कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा. ये बनेगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बटा बाई बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2. तो यहाँ से आप बोल सकते हो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर. सो ए स्क्वायर बराबर है 2b स्क्वायर का. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है. क्यों? क्योंकि
टू डिवाइड्स टू बी स्क्वायर। अगर दो बी स्क्वायर को दो से आप डिवाइड कर सकते हो तो दो बी स्क्वायर किसका बराबर है, ए स्क्वायर का। तो हम ये बोल सकते हैं ए स्क्वायर भी दो से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर दो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो मतलब दो ए को भी डिवाइड करेगा। दो अगर ए को डिवाइड करेगा तो दैट मीन्स यहाँ पर दो बी को भी डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 2 is the common factor of B and D. So that means 2 is the common factor A and B. A और B का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं जो A है वो बराबर है 2C। ठीक है, जहाँ पे सम इंटीजर C जो है इंटीजर है। सो अगर हम इस पे पुट करते हैं वैल्यू A जो बराबर है 2C का, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। आफ्टर वैल्यू पुटिंग A इज इक्वल्स टू 2C, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इसे आप मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। सो इक्वेशन नंबर 1 पे हम इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे अगर इसको पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2b स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 4c स्क्वायर का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं b स्क्वायर जो है वो 2c स्क्वायर का बराबर है। तो मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं दो जो है वो डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, क्योंकि वो सी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो 2c स्क्वायर बी स्क्वायर का बराबर है, तो दो जो है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर एज 2c स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2। अगर दो से 2c स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 2c स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, तो बी स्क्वायर भी दो से डिवाइड होने वाला है। तो अगर बी स्क्वायर दो से डिवाइड होने वाला है तो हम बोल सकते हैं बी भी डी से दो से डिवाइड होगा। अगर बी स्क्वायर दो से डिवाइड हो सकता है तो बी भी दो से डिवाइड होगा। दो प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, दो जो है वो कॉमन फैक्टर है, दो इज अ कॉमन, टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो अगर ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है तो मतलब आपको पता चल गया कि एंड टू इट इज नॉट 1। दो से जो हम डिवाइड कर रहे हैं या फिर एक ही फैक्टर चाहिए जो कि 1, वो दो फैक्टर आ रहा है, मतलब 2 is a common factor of a and b, that means 2 is not number 1। So if 2 is not 1, that means we can say there should be, if it is if it is rational, then you have to find the check first that there must be नो कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए था अदर देन 1। एक को छोड़ के ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए था, मगर यहाँ पे हमें क्या दिखा कि दो आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो दैट मीन्स यह जो आपने एज्यूम किया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। तो दैट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज रैशनल। ये रैशनल नहीं हो सकता क्योंकि रैशनल में हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही मिलेगा, यहाँ पर दो कॉमन फैक्टर मिल रहा है, यानी नंबर 2 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ताकि हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है रूट टू रैशनल का जो थ्योरी है उसको। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, हेंस हम यहाँ से ये बोल सकते हैं रूट टू इज इर्रेशनल, ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसी तरह से आप हमने इसको क्या किया एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या माना कि रूट टू जो है हमने मान लिया इसका उल्टा, यानी हमें मान लिया ये रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है आप इसको p बटा क्यू या फिर a बटा बी की फॉर्म में लिख सकते हो। सो दैट मीन्स रूट टू इज इक्वल्स टू a बाई बी। सो अगर आप इसको स्क्वायर करते हो
तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 2b² के बराबर। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है 2b² डिवाइड्स बाई 2, so that means 2b² is equals to a square, so a square is also divides by 2, so if a square is divides by 2, a is also divides by 2, that means अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी एक ए का एक फैक्टर है जो 2, ये आपका आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या मानेंगे, ए जो है वो 2c के बराबर हमने मान लिया। अभी इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, तो आपके पास आ गया 2b² 4c² के बराबर, b² 2c²। तो यहाँ से हमें पता चल गया 2c² जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2c², so as 2c² is equals to b², that means 2 is also the factor of b², that means 2 divides b और 2 is a factor of b, so हमें क्या मिला, 2 is a factor of a and 2 is a factor also of b, so a and b has a one common factor, that is 2, but according to the property there should be only common factor 1, but here you get other than 1, that means it contradicts the fact that root 2 is rational, that means we can say if it is not satisfied the conditions of the rationality, that means root 2 is a irrational number. सिमिलरली आप इसको रूट 3 को भी देख सकते हो, या रूट 3 रैशनल है इरेशनल है, तो हम उसको अभी हम रूट 5 को देखते हैं। सेम मेथड से ये भी होने वाला है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये इरेशनल है, इसको दिखाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको एज्यूम कर लेना है, सो फर्स्ट एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो आप इसको क्या कर सकते हो, देन यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, देन यू कैन राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म a by b, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो a by b में, जहां पे क्या होना चाहिए, b is not equals to 0 and there should be or should you can take that should not be common factor other than 1, एक को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो हम इसको देख लेंगे अभी। रूट 5 को हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है, तो ये a बटा में b, अगर आपको दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको क्या मिलेगा, इफ यू स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट 5 is equals to a square by b square, so from here you can say a square is equals to 5b square, as you can say that number 5 and divide 5b square, so 5 divides 5b square, okay, so that means we can say 5b square is equals to a square, so also we can say 5 divides a square, अगर 5 a square को डिवाइड करेगा तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स इसका रूट को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स a as well, so that means 5 is a prime number, you know this, 5 is prime number, ये एक प्राइम नंबर है, एंड 5 डिवाइड्स ए, 5 ए को डिवाइड कर रहा है। अभी हम क्या मान लेते हैं, अभी हम मान लेते हैं ए का कुछ वैल्यू जो कि 5 के मल्टीपल में है, तो हम मान लेते हैं ए 5c के बराबर है, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, सो पुटिंग a is equals to 5c इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 पे हम अगर इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, 5b square is equals to 25c square, that means b square is equals to 5c square, so यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि c square 5c square is divisible by 5, that means we can say 5 divides 5c square, if 5 divide 5c square and 5c square is equals to b square, that means we can say
5 divides b square. If 5 divides b square, so we can also say 5 divides b as well. If 5 divides b, that means 5 is a prime number, and 5 divides b, 5 b को डिवाइड करने वाला है और 5 a को भी डिवाइड करेगा. सो दैट मीन्स 5 is a common factor. 5 is a common factor of a and b. a और b का एक कॉमन फैक्टर 5 है. दैट मीन्स इट कॉन्ट्राडिक्ट्स. क्या होना चाहिए था? कोई कॉमन फैक्टर एक को छोड़ के और कोई संख्या कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था. सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b have no common factor rather than 1. एक के अलावा अगर कोई फैक्टर आपको कॉमन दिख गया तो मतलब आप यहां से बोल सकते हैं, सो दैट मीन्स √5 इज नॉट ए रैशनल, सो इट इज ए इरैशनल नंबर. तो इस तरह से हम कोई भी संख्या को रैशनल या इरैशनल हम बोल सकते हैं. तो √11 को भी कर सकते हो, सेम मेथड से आपको चलना है, उसी तरह की आपका आंसर सेम आने वाला है. ठीक है, सेम मेथड आपको अपनाना है. अभी हम देखेंगे कि दूसरा रैशनल नंबर के बारे में हम देख लेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आएगा 2 + √3. सो 2 + √3 क्या है? सो दैट ये जो है वो इरेशनल है. वो कैसे हमें प्रूफ करना है वो हमें देखना है, क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम अगर ऐड करते हैं आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको इरेशनल ही आएगा. सो हम इसे मान लेते हैं कि ये रैशनल है. हम मान लेते हैं 2 + √3 is a rational number. If it is a rational number, you can write in the form of a by b. So that means we can say 2 + √3 is equals to a by b. Now from here you can say that √3 is equals to a by b minus 2. Now √3 is equals to a by b minus 2. Then we can say √3 is equals to a minus 2b by b. And as we know that a and b are the integers, as a, b are integers, so a minus 2b by b is rational. And we know √3 must be rational then. If it is rational, this side, left hand side should be rational because these two are the rational, must be rational. But we know that √3 is not a rational number. √3 is irrational. If √3 is irrational, that means √3 is equals to a minus 2b by b. So that means here we can say a minus 2b by b is irrational. If it is irrational, then we can say that 2 plus √3 is irrational. So we can prove it. If it is rational, then it must be rational. But we know that √3 is not a rational number. We already proved √3 is an irrational number. So if it is an irrational number, then 2 plus √3 is also irrational number. Okay, next one. So that 2√3 is irrational. 2√3 जो है वो irrational है, ये आपको प्रूफ करना है. कैसे कर पाओगे?
तो पहले आपको लिख लेना है, आपको एज्यूम कर लेना है लेट 2√3 इज रैशनल, इसे आप रैशनल मान लो पहले। अगर ये रैशनल है तो आपको क्या कर सकते हो, 2√3 इसको लिख सकते हो a बटा में b, और यू कैन राइट e by b फॉर्म where b is not equals to 0. So that means you can say √3 should be a by 2b. A and b are integers, we know this, a and b integers. As it is integers, so we can say a by 2b is rational. Because it is in the form of a by b, so it is a rational. So thus if it is rational, that means √3 must be rational. Thus √3 is also rational. But we know that √3 is a irrational number. But actually √3 is irrational. So that means our assumption is wrong. So that means our assumption is wrong. As our assumption is wrong, that means we can not say that √3 is rational. So we can say 2√3 is irrational because it not satisfy the condition. So it is irrational. Now move on to the next one. The next example. So that 1 by √2 is irrational. 1 by √2 irrational है, ये आपको प्रूफ करना है. सो यहाँ पे आप अगर इसको पहले मान लेते हैं कि लेट एज्यूम that 1 by √2 is rational. If it is rational, then how we can show this? 1 by √2 should be equals to a by b. So just we can say √2 should be equals to b by a, where b and a are integers. B and a are integers. So that means we can say b by a is rational. So if b by a is rational, that means it is equals to √2. So thus √2 must be rational as well. So if it is rational, the left hand side is rational, right hand side must be rational, but this contradicts, because we know √2 is not a rational number, root is irrational number. It contradicts the fact. As we know, √2 is irrational. If √2 is irrational, that means we can say our assumption is incorrect. If our assumption is incorrect, that means we can say that 1 by √2 is irrational number. So next example, proof that √2 plus √3 is irrational, because we know the sum of two irrational number is irrational, but you need to prove this. So first assume that √2 plus √3 is rational. If it is rational and a and we can write in the form of a by b or p by q then. So √2 plus √3 is equals to a by b.
So from here we can say root 3 is equals to a by b minus root 2. So that means if you square both the side, squaring both side, what we will get? If you square both side, you will get 3 is equals to a by b minus root 2 its whole square. So that means 3 is equals to, it is a minus b whole square. The formula is a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. So just put it here. So a square by b square minus 2a by b root 2 plus 2. So from here we can say 2a by b root 2. This goes to left hand side, the sign will change. It will be equals to a square by b square plus 2 minus 3, that will be minus 1. So that means we can say 2a by b root 2 is equals to a square by b square minus 1. So from here root 2 is equals to a square minus b square by 2ab. So the value of root 2 is a square minus b square by 2ab, where a and b, we know a and b are integers. If it is integers, so we can say a square minus b square by 2ab is a rational number. If it is rational number, that means we can say root 2 should be a rational number. But it is not a rational number. As we know, root 2 is irrational number. So, but it contradicts the fact, as root 2 is irrational. रूट 2 अगर इरेशनल है तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब रूट 2 अगर इरेशनल है, सो दैट मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग. Our assumption is wrong. If our assumption is wrong, that means now we can say that root 2 plus root 3, we assume that it is rational, but it is wrong. So that means this is irrational number. So in today's class, first we learn about the basics of irrational number. Then we already learned about these properties, the addition, subtraction, all this. Then we need to prove that root 2 is an irrational number. First we assume that root 2 is rational number. That means you can write in the form of a by b or p by q, where b is not equals to 0 and there should not be any common factor other than 1. But if you check, you see that a square is equals to 2b square. That means b square, 2b square is divisible by 2. That means if 2b square is divisible by 2 and 2b square is equals to a square, so that means 2 is divisible, or 2 is the factor of a square. So that means 2 is a factor, or 2 divides a as well. So now take a is 2c. We assume, now just putting the value in equation number 1, you will get 2b square is equals to 4b square, 4c square. So b square is equals to 2c square. So now 2c square can be divisible by 2. So that means 2 divide the b square as well. That means 2 divides b as well. So 2 is a common factor of a. We earlier see in the last page, and now we see that 2 is a factor of b as well. So that means 2 is a common factor of a and b. That means what is the property says, other than 1, if there is any common factor, that should be considered as a irrational number. So that means it is contradicts the fact. So that means root 2 is not a rational number. So root 2 is irrational number. Same way you can find root 5, root 3, root 11, all these the same answer. Now 2 plus root 3 is also irrational number. So the same method, you have to first assume that it is a rational number, then check root 3 becomes a minus 2b by b. Here
if it is rational and a and b are integers, so that means if a minus 2b by b is integer and a and b are integer, so a minus 2b by b is rational. So that means if right hand side rational, so root 3 must be rational. But this contradicts because we already know that root 3 is irrational. If left side is irrational, that means root 3 is irrational. So we can easily say a minus 2b by b is also irrational. That means 2 plus root 3 is irrational number. So 2 root 3 is irrational. Same method you can follow, that 2 root 3 is first assume rational number. So that means we can write in the form of a by b. So that means root 3 is equals to a by 2b, and a and b are the integers. So as it is the integers and there is no common factor, so we can say a by 2b is rational. So a by 2b is rational, that means root 3 should be rational, but we know that root 3 is not the rational. That means our assumption, that is 2 root 3 is rational, properly wrong. So if it is wrong, entirely wrong, that means we can say 2 root 3 is irrational number. Similarly, 1 by root 2, same method you have to follow, that 1 by root 2 is first assume that it is a rational number. Then we find root 2 is equals to b by a, where b and a are integers. So b by a must be rational. If b by a rational, root 2 must be rational, but it contradicts because we know root 2 is irrational. So if root 2 is irrational, that means b by a also irrational. That means 1 by root 2 is irrational. Similarly, root 2 plus root 3 is also irrational. Same method you can use, and you will get that our assumption is properly wrong. If it is wrong, that means root 2 plus root 3 is a irrational number. So in today's class, that will be the lecture number 5 of this topic, and that should be last topic, last lecture on this topic. So I hope your doubts are now clear. I hope you enjoyed the session. Thank you. See you in the next class with the next topic. Thank you.